सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फिजिक्स के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसी तरीके से मैथमेटिक्स और आपके केमिस्ट्री के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस ला दी है आप सभी के लिए। उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सभी को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप सभी को टॉप 100, टॉप 200, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि कूलाम पर सेकंड बराबर है, कूलाम पर सेकंड बराबर है किसके। ठीक है, कूलाम, कूलाम को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सेकंड मतलब टाइम है, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। अब आप सभी को एक फार्मूला याद आ गया होगा कि क्यू बराबर आई टी। ठीक है, और आई की वैल्यू निकालोगे आप सभी तो क्या आएगा? क्यू बाई टी आएगा, टी नीचे आ जाएगा। क्यू बाई टी की वैल्यू क्या आएगी? आई। ठीक है, अब आई क्या है? धारा। धारा को हम किससे डिनोट करते हैं? उसका मात्रा क्या है? एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? एम्पियर का नियम बताता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम बताता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम बताता है या किरचॉफ का नियम बताता है? तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड नियम है वो बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक है तो उस पर जो बल लग रहा है उस बल की क्या दिशा होगी, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम बताता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को कौन बताता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से डिनोट करते हैं। किससे? डायोप्टर से। मैं आप सभी को बेसिक भी बता दे रहा हूं, डायोप्टर से। ठीक है, डायोप्टर को हम डी से डिनोट करेंगे तो समझ लो आपको लेंस की क्षमता दी गई है। अगर आप सभी का प्लस डायोप्टर है तो समझ लो उत्तल लेंस है, माइनस डायोप्टर है तो समझ लो अवतल लेंस है। क्लियर हो गई बात? इतना आप सभी को पता चल गया, प्लस डायोप्टर और माइनस डायोप्टर क्या हो गया। अब यहां पर इस लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है बच्चों 1/f जब मीटर में हो और 100/f जब सेंटीमीटर में हो। क्लियर हो गई बात? यहां पर क्या दिया है? फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तो 100/f वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? +4 डायोप्टर। क्लियर हो गई बात? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी आंख पर बनने वाला कोण कहलाता है समकोण, क्रांतिक कोण, दर्शन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन कोण क्या होता है बच्चों? वो हमारी आंख पर बनता है। ठीक है, जैसा कि नाम से पता है, देखने वाला कोण, दर्शन कोण हमारी आंखों पर बनता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि यदि प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देखेंगे? देखिए, R1 तथा R2 या R3 R4 जो भी है श्रेणी क्रम में जब जुड़ते हैं तो उसका तुल्यांकी प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर आप सभी का तुल्यांकी जो R1 तथा R2 है वो श्रेणी क्रम में ना जुड़कर किस क्रम में जुड़ा हो? आपका पैरेलल में, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपके पैरेलल के लिए हो गया। ठीक है, ये आपका पैरेलल हो गया और ये आपका सीरीज का हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था और इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो तार में ऊर्जा होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम गिवन डाटा को देखते हैं, क्या है हमारे पास गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा में V की वैल्यू दी है 12 वोल्ट। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दी है? 12 वोल्ट। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपका एम्पियर यानी धारा दी है I बराबर कितना? 3.5 एम्पियर। ठीक है, उसके साथ टाइम टी बराबर कितना दिया है बच्चों? वो दिया है 2 मिनट। अगर इसको सेकंड में कर ले तो 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 120 सेकंड। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी।
तार में ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है VIT, ठीक है। VIT, V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है 3.5 और T की वैल्यू कितनी है बच्चों 120, ठीक है। अपने टूल को निकाल लो और जोड़ लो। मैं अपने टूल को निकाल कर जोड़ता हूं। 12 गुड़े 3.5 इंटू 120 कितना आ गया बच्चों 5040, ठीक है। कितना आ गया 5040, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा 5040 जूल, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चित्र ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। अब आप सभी को इसको समझना होगा कि सीरीज में है या पैरेलल में। सीरीज पैरेलल का फार्मूला आप सभी को पता चल गया, ठीक है। सीरीज पैरेलल का फार्मूला अगर सीरीज में है, ठीक है, मतलब श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इस तरीके से होगा। पैरेलल में है तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब ये सीरीज में है या पैरेलल में, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। अगर सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन में बताऊं तो किस तरीके से होता है, ध्यान से समझिए। सीरीज का समझाता हूं आप सभी को, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी हो, ठीक है। सीरीज में होगा इस तरीके से बच्चों R1 R2, ठीक है। पैरेलल में कैसे होगा बच्चों, पैरेलल में इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा, R1, ठीक है, R2 और R3, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसी चीज को ऐसे अगर A को हमें ऊपर की तरफ ले जाऊं और B को नीचे की तरफ ले आऊं तो ये 2 ओम यहां आ जाएगा, 2 ओम यहां आ जाएगा। मतलब ये आप सभी का किस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा बच्चों बताइए। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं बन गया आप सभी का, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया आप सभी को। इस चीज को आप सभी अगर R1 को इधर की तरफ ला दो, R3 को नीचे कर दो, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, एक पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। या इसको 2 ओम को इस तरीके से कर लो, समझ लो बात को, ठीक है। इसको मैंने डिफरेंट बताया, इसको डिफरेंट बताया, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी बात को लेकर आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा फॉर्मूला आप सभी का, रख दो, ठीक है। रख दो 1/R की वैल्यू कितनी होगी 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर 1, ठीक है। 1 क्या आ गया ओम, ओम किस तरीके से लिखते हैं OHM ओम, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल नहीं है तो क्या है, असंरक्षी बल, ठीक है, असंरक्षी बल, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा असंरक्षी बल है इसमें, मतलब एक ही बल होगा असंरक्षी, ठीक है। समझते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है, ठीक है। संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है, वह बल जो कोई भी एक पॉइंट ए है, ए से बी, ठीक है, कोई पॉइंट ए और बी है, इसके पथ पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो क्या होगा, वो होगा संरक्षी बल। और असंरक्षी बल जो कि पथ पर, वो क्या करता है, संरक्षी बल ए और बी पर सिर्फ डिपेंड करता है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, इसके पथ पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन असंरक्षी बल क्या होता है कि ए और बी पर डिपेंड नहीं करता, वो इसके पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। यह पथ पर निर्भर नहीं करता, यह पथ पर निर्भर करता है। जैसे घर्षण बल, तो घर्षण कहीं यहां ज्यादा होगा, कहीं यहां कम होगा, कहीं यहां ज्यादा, कहीं यहां कम, तो ये क्या कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। विद्युत बल यहां पर जो होगा, इसके बाद यहां पर क्या पहुंच रहा है, यहां से मैंने करंट छोड़ी, यहां पर पहुंचा, ठीक है। इस तरीके से स्प्रिंग यहां से चली, वहां पर ज्यादा है कम है, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गई बात असंरक्षी बल संरक्षी बल के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया कि एक डाइन किसके बराबर होता है, ठीक है। एक डाइन किसके बराबर होता है, एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब न्यूटन यहां पर दिया है, अब न्यूटन की अगर हम वैल्यू को देखूं तो न्यूटन तो यहां पर दिया नहीं है, तो लेकिन न्यूटन को तो हम F बराबर ma लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चे। तो m क्या है किलोग्राम, ए क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो मिल गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है जिसका कारण होता है, ठीक है।
तो आप सभी ने एक न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि किसी भी पिंड पर, ठीक है, किसी भी पिंड पर अगर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, तो वह पिंड अगर गति की अवस्था में तो गति में रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बाह्य बल के अभाव में, मतलब बाह्य बल ना लगाया जाए तो समान वेग से गति कर रहा है, तो जड़त्व का नियम हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता। वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या दिया है, फार्मूला लेंस का आप सभी को मैं बता दूं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस का सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू देखो, वैल्यू क्या दी है, वैल्यू दी है v इक्वल -90 डिग्री, ठीक है, 90 सेंटीमीटर। कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है बच्चों 90 सेंटीमीटर पर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए तो u की वैल्यू कितनी है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है, बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 1/v की वैल्यू है 1/-90, माइनस है 1/30 की वैल्यू कितनी है, 30 है यहाँ पर, ठीक है, ये -30 है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, सॉर्ट करने के लिए इसको हम कर लेंगे +30। इतना तो मुझे लगता है कि आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका एलसीएम 90 आ जाएगा, 90 से तो -1 हो जाएगा और 3 जाएगा तो +3 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा आप सभी के लिए ध्यान से देखिएगा, 2y90 या आ गया आपका 45, ठीक है, 45, ठीक है, ये 1/f है ना, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 45, ठीक है, f की वैल्यू 45 आ गई सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंस का मैंने फार्मूला आप सभी को बताया था, ठीक है, क्षमता का फार्मूला, क्षमता का फार्मूला जो होता है लेंस की क्षमता का फार्मूला 100/f सेंटीमीटर में, तो 100/f की वैल्यू कितनी है, 45, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100/f, ये आ जाएगा आपका 45 मतलब 2.22 आ जाएगा, ठीक है, 2.22 डायोप्टर, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका आंसर बिल्कुल उत्तल लेंस सही हो जाएगा। अब डी है ना, तो डी अगर पॉजिटिव होगा तो उत्तल लेंस, और डी नेगेटिव होगा तो अवतल लेंस, ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, ठीक है, तो वो होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ध्यान रहे, ई प्रोपोर्शनल माइनस यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी, इस फार्मूले को आप सभी याद करके रखना, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है, ठीक है, ई प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनलिटी की चिन्ह हटाते हैं तो -n डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य 0.00006 है, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, 4 जीरो है, ठीक है, 4 जीरो। अब इसको मैं क्या करना चाहूंगा, इसको मैं 10 की पावर कुछ में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो इसको हमें 10 की पावर, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -5, मतलब इसका मतलब ये है कि 6/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0006, ठीक है, ये तो मैंने करा, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर, ठीक है, ध्यान रहे, 1 माइक्रोन बराबर होता है बच्चों 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर -5 है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, 60 कर दो बच्चों, 60 कर दोगे तो 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 60 माइक्रोन, इसकी वैल्यू तो माइक्रोन है, ठीक है, तो 60 माइक्रोन आ गया सर, ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आप सभी को। अरे भैया 6 में अगर 10 का गुणा कर दोगे तो यहाँ पर पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तो -6 हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अब 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसका एक फॉर्मूला पहले मैं बताऊंगा आप सभी को। 500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर पर घंटे की वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है। अब केंद्रीय बल का मान होगा, ठीक है। अब केंद्रीय बल का मान ज्ञात करने से पहले अब केंद्रीय त्वरण को समझ लो, ठीक है। अब केंद्रीय त्वरण क्या होता है, ठीक है, अब केंद्रीय त्वरण, तो अब केंद्रीय त्वरण बराबर mv²/r, ठीक है, सॉरी, अब केंद्रीय त्वरण का फार्मूला होता है v²/r, ठीक है, v²/r। अब त्वरण है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब केंद्रीय बल ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या करते हैं, या बराबर m में करते थे, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है v²/r, तो mv²/r, ठीक है, तो ये हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय
बल हो गया है ये आपका, और ये अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, अभिकेंद्रीय बल, तो यहां पर फॉर्मूला सिंपल सा है, 500 किलोग्राम। v की वैल्यू क्या है, 36 किलोमीटर पर घंटा है। अगर 36 किलोमीटर पर घंटा, यहां पर नीचे लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, किससे, किलोमीटर पर हावर से। अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, 18/5 से कर देंगे तो हमारा किलोमीटर पर हावर में, ये छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, 18 दूना 36, मतलब 2 गुणे 5 बराबर 10, और v स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है बच्चों 50, तो 50 से ये कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये 10 हो गया, तो आपका पूरा 100 1000 आ गया। आंसर आपका क्या आ गया, 1000 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कैलकुलेशन समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। यहाँ पर दिया है टेढ़ा मार्ग, टेढ़ा मार्ग का मतलब क्या, अब यहाँ पर कहीं इसका केंद्र बनेगा। ठीक है, इसका केंद्र कुछ न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 160 मीटर, और यहाँ पर जो चाल दी है मीटर पर सेकंड में दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, v की वैल्यू निकाल लो आप 400। ठीक है, और त्वरण दे रहा है, त्वरण a बराबर v स्क्वायर बाई आर, तो 400 गुणे 400 अपन r की वैल्यू 160, वैल्यू निकाल लो आप सभी को, क्या आंसर आएगा, जीरो से जीरो कट गया आपका, 400 गुणे 40/16 कर लो, 400 गुणे 40 भागे 16, क्या आंसर आ गया आपका, 1000। ठीक है, अब 1000 क्या आ गया, यहाँ पर ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, 1000 आपका क्या आ गया, यहाँ पर एक सेकंड, ये इसको मैं थोड़ा अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ, काफी डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, 1000 यहाँ पर आ गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा बच्चों, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसको हमको लाना है किसमें, हाँ इसका आंसर नहीं है, हाँ बिल्कुल इसका आंसर यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी बात को लेकर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पर आंसर दिया नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मुझे नहीं लगता कि किसी बात को लेकर आप सभी को डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है T बराबर F/L। ठीक है, अब F क्या है, न्यूटन, और L क्या है, मीटर, तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम भार तुल्य है। ठीक है, ये होता है W बराबर mg। ठीक है, m की वैल्यू 1 है और g की वैल्यू 9.8 है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, क्या आंसर आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़े। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रव के अंदर भी नहीं उत्पन्न की जा सकती है, गैस में भी नहीं उत्पन्न की जा सकती है, ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय है। ठीक है, आप सभी को पी की वैल्यू दी है 30 किलोवाट, 30 किलोवाट को 1000 में गुणा कर लो तो वाट में हो गया। ठीक है, 30 गुणे 1000। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, एम की वैल्यू दी है 150, एच की वैल्यू दी है 50 मीटर। ठीक है, पी बराबर होता है, सॉरी पी बराबर होता है W/T। ठीक है, W को लिख सकते हैं mgh/T। ठीक है, समय पूछ रहा है, m की वैल्यू कितनी दी है 150, g की वैल्यू कितनी है 9.8, साथ ही साथ, और h की वैल्यू कितनी दी है, h की वैल्यू दी है 50, t पूछ रहा है, एक इसके इक्वल है, एक इसके इक्वल है 30, 30 गुणे 1000, 30 गुणे 10000। ठीक है, आप इसका निकालोगे, आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके देखता हूं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, अब यहां से टूल से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। 150 गुणे 9.8 इंटू में हो गया ये 50। ठीक है,
इसकी वैल्यू आ गई 73,500, ठीक है, 73,500, ये आ गई 73,500 बराबर 73,500 बाई टी इक्वल आ गया आपका क्या, ये 30 गुणे 1,000, मतलब 30 गुणे 1,000, 30,000, 30,000, ठीक है, 30,000 बराबर 73,500 अपान टी। अब टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो टी की वैल्यू निकालनी है तो 73,500 भागे इसके इक्वल करके भागे 30, 1, 2, 3, ठीक है, तो 2.45, ठीक है, 2.45 सेकंड यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है तीन समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 90 ओम है, उन्हें समांतर क्रम में संयोजित करने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। आर की वैल्यू दी है 90 ओम, ठीक है, 90 ओम कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है वो समान गए, ठीक है, मतलब तीनों प्रतिरोध समान है, तो R1 प्लस R1 प्लस R1, ठीक है, तो 3R1 इक्वल 90, तो R1 की वैल्यू आ गई 30 ओम, ठीक है, R1 की वैल्यू 30 ओम है, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है, तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1, ठीक है, R1, ठीक है, R1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3/R1 इक्वल 1/R, ठीक है, तो R की वैल्यू आ जाएगी R1/3, ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 30/3, क्या आ जाएगा 10 ओम, आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं जनरेटर, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली पीपीटी पर चलते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा है, मतलब मैं दो पीपीटी में बनाए थे इन चीजों को, कि ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, अल्फा किरण पे, बीटा किरण पे, गामा किरण पे, एक्स किरण पे। तो अल्फा किरण पे होता है बच्चों पॉजिटिव, ठीक है, गामा किरण पे होता है नो चार्ज, ठीक है, गामा किरण पे नो चार्ज, बीटा किरण पे होता है नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी चीजों को याद रखना। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है O3, ठीक है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो उसे अवतल लेंस, इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको करना नहीं है, ठीक है, इसको करना नहीं है, इसको करना नहीं है, ठीक है। एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, धारिता को हम C से डिनोट करते हैं, C बराबर है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसमें 108 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो Q बराबर 108 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो संधारित्र प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा, ठीक है, तो जो विभवांतर होगा V बराबर, ठीक है, वो होगा Q बाई C, ठीक, क्योंकि फार्मूला होता है Q बराबर CV, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है 108 और C की वैल्यू है 3, तो आंसर आपका 36 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे है कि यहां पर अगला क्वेश्चन है कि पानी की कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो पानी की कठोरता के कारण है, ठीक है। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है कब, ठीक है, ये कब व्यवहार करती है, ये करती है उच्च तापमान पर, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक आप सभी बताएंगे, ठीक है, ये आप सभी के लिए है, जरूर कमेंट करिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, आप सभी को और पार्ट भी देखने को मिलेंगे, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।